इस यूनिवर्स का एक नियम है जिसे तोड़ना नामुमकिन माना जाता है। कोई भी चीज, जी हां, कोई भी चीज लाइट की स्पीड से तेज सफर नहीं कर सकती। लेकिन क्वांटम दुनिया में कुछ ऐसा होता है जो इस सबसे बड़े नियम को सीधी चुनौती देता हुआ नजर आता है। तो सवाल यही है, क्या सच में कुछ है जो लाइट से भी तेज है? ये एक ऐसा गहरा राज है जिसने आइंस्टाइन जैसे जीनियस के दिमाग को भी उलझा कर रख दिया था। आज हम इसी पहेली की तह तक जाएंगे। चलिए, इस पूरी पड़ताल को एक जासूसी कहानी की तरह देखते हैं। हम आइंस्टाइन की उस अजीबोगरीब खोज से शुरू करेंगे, फिर उस महान बहस को समझेंगे और आखिर में इस ब्रह्मांडीय रहस्य के चौंकाने वाले फैसले तक पहुंचेंगे। तो कहानी शुरू होती है आइंस्टाइन के एक बुनियादी सिद्धांत से। और विडंबना देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स पर उनका ही काम एक ऐसे जबरदस्त विरोधाभास को जन्म देता है जो उनके सबसे बड़े आइडिया के ही खिलाफ चला जाता है। आइंस्टीन ने एक नियम बनाया था जिसे लोकैलिटी कहते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि किसी भी चीज का असर कहीं और तुरंत नहीं हो सकता। जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह जाने में वक्त लगता है और उसकी टॉप स्पीड है लाइट की स्पीड। ये एक लॉजिकल यूनिवर्स के लिए बेहद जरूरी है ना? लेकिन फिर आता है क्वांटम एंटेंगलमेंट। ये एक बहुत ही अजीब कनेक्शन है जहां दो पार्टिकल्स रहस्यमयी तरीके से जुड़ जाते हैं। अब अगर आप एक पार्टिकल को नापते हैं तो दूसरे पार्टिकल की स्टेट उसी पल तुरंत तय हो जाती है, भले ही वो करोड़ों किलोमीटर दूर क्यों ना हो। ये तो लोकैलिटी के नियम को सीधे सीधे तोड़ता हुआ लगता है। आइंस्टाइन को यह चीज इतनी अजीब लगी कि उन्होंने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी डरावनी दूरी की कार्रवाई का नाम दिया। 1935 में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक मशहूर पेपर लिखा जिसे हम ईपीआर पेपर कहते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि देखो, क्वांटम थ्योरी में कुछ तो गड़बड़ है, वो अधूरी है क्योंकि वो ऐसे अजीब इंस्टेंट कनेक्शंस की बात करती है। और इसी खोज ने फिजिक्स की दुनिया में एक महान बहस छेड़ दी। ये असल में दो सबसे बड़े दिमागों के बीच की टक्कर थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन और नील्स बोर। और सवाल था, असल में रियलिटी है क्या? तो यहां दो बिल्कुल अलग सोच थी। आइंस्टाइन का मानना था कि यूनिवर्स लॉजिकल है, यहां कुछ भी बस यूं ही नहीं होता। उनके हिसाब से इन जुड़े हुए पार्टिकल्स के पास पहले से तय सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नील्स बोर का कहना था कि अरे, ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है कि पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं जब हम उन्हें देख नहीं रहे। अगर हमारी मैथ्स काम कर रही है तो बस बात खत्म। बोर के अपने शब्द ही उनकी सोच को साफ कर देते हैं। उनके लिए फिजिक्स का काम सिर्फ लैब में की गई मेजरमेंट्स की भविष्यवाणी करना था, न कि रियलिटी की गहरी गुत्थियों में उलझना। उन्होंने आइंस्टाइन की चिंताओं को बस फिलॉसफी कहकर टाल दिया। और हुआ भी यही। ज्यादातर साइंटिफिक कम्युनिटी ने बोर की बात मान ली। दशकों तक इस बड़े सवाल को बस एक फिलॉसफी का मुद्दा मानकर साइड में रख दिया गया। ये एक तरह का साइंटिफिक कोल्ड केस बन गया। जैसा कि आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, करीब करीब 30 साल तक ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। प्रॉब्लम ये थी कि आइंस्टीन की थ्योरी और बोर की क्वांटम थ्योरी दोनों ही एक जैसे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की भविष्यवाणी करती थीं। तो कोई कैसे बताए कि कौन सही है? फिर 1964 में एंट्री होती है एक फिजिसिस्ट जॉन बेल की, जिन्होंने इस कोल्ड केस को दोबारा खोलने का फैसला किया। जॉन बेल वो जासूस थे जिन्होंने इस फिलॉसफी के बहस को एक असली टेस्ट करने लायक एक्सपेरिमेंट में बदलने का तरीका खोज निकाला। एक ऐसा टेस्ट जो दोनों थ्योरीज के लिए बिल्कुल अलग अलग नतीजे देता। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए वो दो जुड़े हुए पार्टिकल्स, दो सीलबंद लिफाफे हैं। आइंस्टाइन के आइडिया के हिसाब से हर लिफाफे में पहले से ही एक इंस्ट्रक्शन लिखा है। जब आप एक लिफाफा खोलते हैं तो आप बस उसे पढ़ लेते हैं, जो हमेशा से वहां था। सवाल यह है, क्या दूसरे लिफाफे में इंस्ट्रक्शन पहले से ही तय था या वो आपके लिफाफा खोलते ही तुरंत बदल गया? बेल ने इसी आइडिया को मैथ्स में बदला और जो सामने आया वो कमाल था। उन्होंने साबित किया कि अगर आइंस्टीन की सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस वाली बात सच है तो एक खास एक्सपेरिमेंट में नतीजों के बीच असहमति की दर 33% से ज्यादा होनी ही चाहिए। लेकिन अगर क्वांटम मैकेनिक्स सही है तो ये दर ठीक 25% होगी। बस अब ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं थी, अब ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब एक्सपेरिमेंट से मिल सकता था। और जब दुनिया भर के लैब्स में ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो नतीजों ने हमारी पुरानी सोच की बुनियाद हिलाकर रख दी। बार बार दशकों तक हुए एक्सपेरिमेंट्स ने सिर्फ एक ही नतीजा दिखाया, असहमति की दर थी 25%। ये क्वांटम मैकेनिक्स की भविष्यवाणी से बिल्कुल मेल खाता था। इसका मतलब साफ था, आइंस्टाइन का एक लॉजिकल लोकल यूनिवर्स का सपना सच नहीं था। जॉन बेल ने खुद ये नतीजा निकाला।
हमें ये मानना ही होगा कि यूनिवर्स में लाइट से भी तेज प्रभाव मौजूद हैं। मतलब आइंस्टाइन को जिस बात का डर था वो सच निकली। ये नॉन लोकैलिटी हमारे यूनिवर्स की एक असलियत है, भले ही वो कितनी भी अजीब क्यों ना हो। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम टाइम मशीन बना सकते हैं? क्या हम अतीत में मैसेज भेज सकते हैं? यहां पर कहानी और भी ज्यादा अजीब हो जाती है। ऐसा लगता है कि क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी के बीच एक तरह का असहज समझौता है। हाँ, लाइट से तेज प्रभाव मौजूद हैं, लेकिन आप उनका इस्तेमाल कोई मैसेज भेजने के लिए नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप एक पार्टिकल को नापते हैं तो उसका नतीजा पूरी तरह से रैंडम होता है। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो प्लस होगा या माइनस। और अगर आप कोई जानकारी ही नहीं भेज सकते तो टाइम ट्रैवल जैसे पैराडॉक्स भी पैदा नहीं होते। लेकिन रुकिए, क्या हो अगर इस पूरी कहानी में एक और दिमाग को घुमा देने वाला मोड़ हो? क्या हो अगर लोकैलिटी को बचाने का कोई रास्ता हो? और यहां एंट्री होती है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन की। ये थियरी कहती है कि जब आप कोई क्वांटम मेजरमेंट करते हैं तो यूनिवर्स किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंचता, बल्कि यूनिवर्स दो हिस्सों में बंट जाता है। एक यूनिवर्स में आपको प्लस मिलता है और उसी वक्त एक पैरेलल यूनिवर्स में आपको माइनस मिलता है। मतलब दोनों नतीजे सच होते हैं। और ये कमाल के तरीके से इस समस्या को हल कर देता है। अगर दोनों ही नतीजे हो रहे हैं तो एक पार्टिकल को दूसरे को ये बताने के लिए लाइट से तेज सिग्नल भेजने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा नतीजा चुनना है। कोई स्पूकी एक्शन है ही नहीं, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत है। हमें अनगिनत पैरेलल यूनिवर्स के वजूद को मानना होगा। तो सवाल अब ये है कि क्या एक लोकल यूनिवर्स को बचाने के लिए ये कीमत चुकाने लायक है? ये मैं आप पर छोड़ता हूं सोचने के लिए।